Hello and good morning once again to all of you, and welcome to another video tutorial of pathophysiology. Unfortunately, yesterday I got vaccinated. Okay, it was good. It was a very nice experience for me. But however, I didn't notice any type of complications into my body unless I got some mild headache into my head area. But I think that was due to direct AC air because I slept yesterday in direct AC. That's why I got a mild headache. और इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मेरे बॉडी में अभी तक जो है ऐसा नहीं दिखा. सो आई थिंक दैट द वैक्सीन इज़ सेफ एंड यू शुड ऑल्सो गो फॉर इट. ठीक है, इसलिए वैक्सीनेशन करवाइए. और ऐसी कुछ इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस हो गई तो इससे थोड़ा सा दूर रहिए. मे बी चांसेस हो सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत फीवर वगैरह हो जाए, एंड इट माइट ऑल्सो हैपन दैट यू गॉट सम टाइप ऑफ माइल्ड पेन इनटू दैट एरिया वेयर यू विल गेट वैक्सीन. इतना ही सा हो सकता है, और यू कैन गेट अ माइल्ड फीवर और जस्ट लाइक हेडेक लाइक मी. बट हेडेक उसकी वजह से नहीं हुआ, एसी में सोने की वजह से हुआ था, तो इसलिए उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं कहा जा सकता है. सो गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने 2 लेक्चर हमने किया था. एक में हम लोग देख रहे थे आईबीडी के बारे में. तो आईबीडी में हमने क्रॉन्स डिजीज देखा था और एक दूसरा देखा था अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर, तो उस दिन लाइट चली गई थी. ठीक है, मेरा लैपटॉप जो था वो चार्ज नहीं था, तो हमने बीच में उसे छोड़ दिया था. हम क्या कर रहे थे, हमने क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा देखा था, उसका ओवरव्यू देखा था. तो आज के वीडियो में थोड़ा सा हम क्रॉन्स तो देख लिया था, अब आज हम लोग थोड़ा सा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी देख लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है थोड़ा सा. ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में. थोड़ा सा मतलब ब्रीफ इन्फो, उसके बाद फिर ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, एंड आई विल स्विच डाउन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जॉन्डिस. ओके, क्या है भाई? ठीक. अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में हमने पहले काफ़ी डिटेल में बता ही दिया था. थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो रेक्टम वाला एरिया होता है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो रेक्टम एरिया होता है, वहाँ पे स्टार्ट होता है और वहाँ से फिर ये सिग्मोइड कोलॉन की तरफ बढ़ता है, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और एंटायर कोलॉन, यानी कि पूरे कोलॉन के अंदर ये धीरे 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 फैल जाता है. ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बिगिंस इन रेक्टम. उसके बाद क्या होता है, एंड एक्सटेंड, यानी कि फिर बढ़ता है. कहाँ बढ़ता है? सिग्मोइड कोलॉन की तरफ. सिग्मोइड कोलॉन की तरफ बढ़ेगा. सिग्मोइड कोलॉन के साथ साथ फिर कहाँ जाएगा? डिसेंडिंग कोलॉन. डिसेंडिंग कोलॉन की तरफ जाएगा. डिसेंडिंग कोलॉन से फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन की तरफ भी जा सकता है. ट्रांसवर्स कोलॉन की तरफ भी जा सकता है, और उसके अलावा पूरे कोलॉन के अंदर भी फैल सकता है. यानी कि यहाँ लिख देते हैं हम एंटायर कोलॉन. एंटायर कोलॉन का मतलब कि पूरे कोलॉन के अंदर भी ये धीरे धीरे फैल जाता है. तो ये एक ऐसा मैनिफेस्टेशन टाइप का है, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में. अब इसके अंदर एक होता है, उसको हम लोग कहते हैं बैकलैश आइलेटाइटिस. अब ये क्या होता है? बैकलैश नहीं, बैकवॉश. बैकलैश नहीं, बैकवॉश आइलाइटिस. बैकवॉश लाइटिस. ठीक है, तो बैकवॉश लाइटिस क्या होता है कि इसके अंदर जो कोलोन का हमारे कंटेंट होता है, जो कोलोन का कंटेंट होता है वो इलियम के अंदर क्या करता है? बैक चला जाता है. यानी कि जैसे जो भी फीकल मटेरियल या जो भी कोई चीज़ होगी जो कि हमारे कोलोन के अंदर रहेगी, वो किसी वजह से क्या होती है? वापस इलियम के अंदर चली जाती है. तो ये मैक्सिमम ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है, ये 10% ऑफ केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं बैकवॉश आइलाइटिस.
तो इसमें क्या होता है, बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो हो जाता है कोलोनिक कंटेंट का इनटू इलियम, इलियम के अंदर हो जाता है। और ये बेसिकली जो होता है इन 10% केसेस, मतलब 10% केसेस में ही ऐसा देखा गया है कि ऐसा होती है कॉम्प्लिकेशन, वरना ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अल्सरेटिव कोलाइटिस का हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे। अब इसमें क्या होता है, पहला कॉम्प्लिकेशन जो है वो है टॉक्सिक मेगा कोलॉन। टॉक्सिक मेगा कोलॉन जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं फुलमिनेंट कोलाइटिस। फुलमिनेंट कोलाइटिस कहते हैं। टॉक्सिक मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो है, टॉक्सिक मतलब जहर, ठीक है। और मेगा कोलॉन यानी कि जो कोलॉन है उसका साइज़ जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ कर गया है किसी वजह से, मतलब कि वो नॉर्मल से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो एक तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी भी हो गई है और एक वो बड़ा हो गया है, इसीलिए कहा जा रहा है मेगा कोलॉन। और इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं फुलमिनेंट कोलाइटिस कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, ठीक है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर होती है पेरिएनल फिस्टुला। पेरिएनल फिस्टुला। तो पेरिएनल फिस्टुला के अंदर क्या होता है कि फिस्टुला के बारे में तो हमने आपको बता दिया था पहले के लेक्चर्स में हमने बताया फिस्टुला क्या होता है। पेरिएनल यानी कि अगर एनाल के जो पोर्शन है उसके अंदर क्या हो जा रहा है, फिस्टुला की जनरेशन हो जा रही है, तो हम लोग कहेंगे पेरिएनल फिस्टुला। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। इसके अलावा कैंसर्स का फॉर्मेशन होना लाजमी है, ट्यूमर या फिर कैंसर की ग्रोथ हो सकती है, ये भी एक तरह से कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएगा। तो कह सकते हैं हम इसको कार्सिनोमा, ये भी है, हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बारे में भी पहले बताया था, तो वो भी इसके अंदर हो सकता है, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, तो ये सारे क्या हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। हालांकि इस टॉपिक को हमको लास्ट पहले ही वीडियो के अंदर वो कर देना चाहिए था, कंपाइल कर देना चाहिए था, पर हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देयर वाज अ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर इन माय होम एंड आल्सो माय लैपटॉप वाज आल्सो नॉट चार्ज्ड प्रॉपरली एंड फुली। तो अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट केम टू एन एंड। तो इस वीडियो में हमने इसे कंप्लीट किया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में कि क्या चीज़ है, कैसे है। इसमें हमने बैकवॉश एलाइटिस भी देखा और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस भी देखा, ठीक। तो ये था अभी तक आईबीडी के बारे में, जिसमें क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में हमने देखा। अब जैसे कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा होगा कि वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट पैथोफिजियोलॉजी इन दिस वीडियो। आई एम जस्ट trying to convey the information about the pathophysiology, that how that disease progress into your body, just only that, ठीक है। क्योंकि अगर इसके अलावा अगर हम और मतलब कंटेंट को एक्स्ट्रा करेंगे तो माइट द वीडियो में गो मोर लॉन्गर एंड यू विल गेट बोल्ड। तो इसीलिए 30 मिनट्स के अंदर थोड़ा ही सा कैप्चर करते हैं कि आपको पैथोफिजियोलॉजी का जो व्यू है, जो एक इनका स्ट्रक्चर है, पैथोफिजियोलॉजी का जो एक पाथवे है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी द मेडिकेशन, द ट्रीटमेंट, द कॉम्प्लिकेशन, द इटियोलॉजी, द एपिडेमियोलॉजी, द मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल भी जाएंगी कहीं से भी। एंड बेसिकली आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द पावर पॉइंट स्लाइड्स फॉर यू। हर एक लेक्चर की स्लाइड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, सो दैट द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन यू माइट ग्रैब इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ठीक है, तो समझ में आया। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आई एम डिस्कसिंग ओनली द पैथोफिजियोलॉजी, मीन्स द कॉज ऑफ द डिजीज़, ठीक। तो ये हो गया आईबीडी के बारे में। अब जैसे कि हमने बोला कि नेक्स्ट जो है हमको करना है जॉन्डिस, तो अब मूव ऑन करते हैं जॉन्डिस की तरफ।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में देखते हैं। जॉन्डिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस को ही हम लोग कहते हैं लेक्ट्रस। जॉन्डिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्ट्रस कहते हैं। ठीक है, जॉन्डिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्ट्रस कहते हैं। तो ये लाल कैसे हो गया, चलो कोई नहीं। तो जॉन्डिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्ट्रस भी कहते हैं। अब जॉन्डिस होता क्या है, ठीक है, तो जॉन्डिस को हम लोग एक लाइन में अगर डिफाइन करते हैं तो ये होता है येलो पिगमेंटेशन। क्या होता है, येलो पिगमेंटेशन। येलो पिगमेंटेशन होता है ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर। देखा होगा जॉन्डिस में, जॉन्डिस को पीलिया पीलिया कहते हैं क्योंकि पीली पीली हो जाती है स्किन, या फिर स्क्लेरा। अब ये स्क्लेरा क्या होता है, ठीक है, स्क्लेरा जो होता है, स्क्लेरा क्या होता है, हमारा जो आउटर लेयर होता है आई का, आई बॉल का जो आउटर लेयर होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्क्लेरा कहते हैं। तो यानी कि स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन या फिर आउटर लेयर ऑफ आई पे पिगमेंटेशन बाय किस चीज़ से, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है जिसका नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब स्क्लेरा जो है अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो यहाँ लिख लीजिए, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ आई बॉल। क्या है, आउटर लेयर ऑफ आई बॉल, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, ठीक। और बिलीरुबिन जो है ये एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बिलीरुबिन जो है वो होता क्या है। सुना होगा बिलीरुबिन के बारे में, नहीं सुना तो हम बताते हैं। बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन एक येलोइश सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो पाया नहीं जाता है वो बनता है। एक येलोइश टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर फॉर्म होता है जब हमारा आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जब हीम का ब्रेकडाउन होता है तो ये हमारे ब्लड में क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पे हम स्टार मार्क लगा रहे हैं, इस स्टार मार्क को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको पता चले कि बिलीरुबिन होता क्या है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तरह से येलोइश सब्सटेंस। ठीक है, येलोइश सब्सटेंस इन आवर ब्लड। अब ये कब बनता है, फॉर्म कब होता है, जब आरबीसी सेल्स का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। फॉर्म आफ्टर ब्रेकडाउन लिख सकते हैं यहाँ पे। आरबीसीज के अंदर किसका, बेसिकली हीम का ब्रेकडाउन जब होता है, तो पता है ना, हीम एक पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है, दैट बेसिकली कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी सेल्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमारे ब्लड के अंदर ये बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। और ये फिर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होने के बाद ये लीवर, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू ट्रैवल करता है बॉडी से बाहर निकलने से पहले। यानी कि जब आरबीसी सेल जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन करेगा तो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होगा। यही बिलीरुबिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है जॉन्डिस के लिए, ठीक। और ये बिलीरुबिन बाहर निकलने से पहले, बिफोर एक्सक्रीशन, इट ट्रैवल्स थ्रू होल लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर एंड जीआईटी। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं आरबीसी और आगे ही से कंटिन्यू कर लो, एंड ट्रैवल कहाँ कहाँ, थ्रू लीवर और गॉल ब्लैडर एंड जीआईटी बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट, बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट, यानी कि बाहर निकलने से पहले इस तरह से ये ट्रैवल करता है। ठीक है,
ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आया कि जॉन्डिस क्यों हो रहा है। जॉन्डिस हो रहा है बिलिरुबिन की वजह से। अब बिलिरुबिन कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, या तो ये येलो पिगमेंटेशन हो रहा है हमारी स्किन पे, मतलब ये हमारी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन हो जा रहा है, या फिर स्क्लेरा के अंदर जो आउटर लेयर हमारे आई बॉल का होता है, और ये बेसिकली येलो सब्सटेंस होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जॉन्डिस को लोग क्या बोलते हैं, पीलिया पीलिया, उसमें हमारी बॉडी जो होती है पीली हो जाती है, आँख जो होती है वो भी येलोइश हो जाती है। तो डॉक्टर्स देखा होगा कि वो आँख को ऐसे करके देखते हैं, तो वो वही बेसिकली चेक करते हैं कि ये बिलिरुबिन का कंटेंट क्या इंक्रीज़ कर गया है या जो भी हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर दो तीन चीज़ और देखते हैं। अब बिलिरुबिन की बात करते हैं कि बिलिरुबिन जो होता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बिलिरुबिन होता है बॉडी में हमारे, जो बनता है बिलिरुबिन, इसका क्या होता है, इसकी हाई एफिनिटी होती है। हाई एफिनिटी मतलब कि जैसे होता है ना कि भाई हम किसकी तरफ खिंचे हुए चले जा रहे हैं ज़्यादातर, जैसे कहाँ पे हम जा रहे हैं, इसी तरह से बिलिरुबिन जो होता है उसकी भी हाई एफिनिटी होती है। अफेक्शन मतलब होता है कि अफेक्शन से ही एफिनिटी वर्ड बना हुआ है। तो अफेक्शन मतलब होता है कि जैसे खिंच कर चले जाना किसी तरफ। जैसे मान लो आप मान लो डेली कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज में सपोज करो कोई आपका फ्रेंड है, आप जा रहे हो तो डेली आप उसी के पास जाके रह रहे हो, उसी के साथ टहल घूम रहे हो, यानी आपका एक अफेक्शन है। तो बिलिरुबिन भी जो है वो भी किसी चीज़ की तरफ खिंचा हुआ रहता है। वो किस चीज़ की तरफ खिंचा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक एरो बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हाई एफिनिटी। हाई एफिनिटी, एफिनिटी यानी कि ये खिंचता हुआ चला, मतलब ये खिंचा हुआ रहता है, इसका अफेक्शन रहता है किस तरफ, कोई ऐसा टिश्यू जिसमें इलास्टिन का कंटेंट अगर ज़्यादा होता है, रिच इन इलास्टिन कंटेंट जो होता है, उसकी तरफ इनकी एफिनिटी जो होती है वह हाई होती है। किस तरफ, टिश्यू रिच इन इलास्टिन कंटेंट। ठीक है, टिश्यू रिच इन इलास्टिन कंटेंट, यानी कि अगर इलास्टिन कंटेंट अगर किसी टिश्यू का क्या होगा, रिच होगा, तो बिलिरुबिन क्या करेगा, उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा खिंचता हुआ चला जाएगा। इसी कंडीशन के अंदर आपका एक होता है, एक डिजीज़ होती है, जब क्या होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। क्या कहते हैं, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं। अब हाइपर बिलिरुबिनीमिया में क्या होता है कि इसके अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल रहता है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, यानी कि बिलिरुबिन लेवल का क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल रेंज भी देख लेते हैं, कि अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो बिलिरुबिन का कंटेंट होता है हमारी बॉडी में वो होता है 0.1 से लेकर ये 1.3 mg पर डेसीलीटर जो है वो होता है। ठीक, सीरम कंसंट्रेशन इसका क्या होता है, अगर सीरम कंसंट्रेशन देखें, अब सीरम के बारे में हमको बताना नहीं पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सीरम, प्लाज्मा, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो सीरम जो कंसंट्रेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 mg से ज़्यादा, 2 mg से ज़्यादा होता है इसका सीरम कंसंट्रेशन इंक्रीज, मतलब कि 2 mg से ज़्यादा ही होता है। और अगर हमारा लेटेंट जॉन्डिस होता है, लेटेंट जॉन्डिस यानी कि इनिशियल जो जॉन्डिस होता है तो कहते हैं लेटेंट अगर जॉन्डिस हो रहा है तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मल से लेकर कहाँ तक, 2 mg पर डेसीलीटर तक का क्या होती है, इसकी रेंज होती है। ठीक है, 2 mg पर डेसीलीटर तक की इसकी क्या होती है, रेंज होती है। यानी कि लेटेंट अगर जॉन्डिस हो रहा है, जैसे इनिशियल स्टेज का जॉन्डिस है, तो उसमें नॉर्मल की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, और जो सीरम कंसंट्रेशन था, सीरम कंसंट्रेशन जो है ये है ग्रेटर दैन 2 mg के आसपास। तो लेटेंट जॉन्डिस में इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इतनी होती है, नॉर्मल 1.3 है, लेकिन ये अगर इससे ज़्यादा हो जा रही है 2 के बीच में, नॉर्मल से ज़्यादा और 2 के बीच में अगर है,
सपोज कि 1.67 तक भी चली आ रही है, 8 तक चली आ रही है, तो क्या होगा कि उतने कंटेंट, उतने mg पर डेसीलीटर इंक्रीज करने से हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये हो जाता है क्या, पीलापन आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जॉन्डिस किस वजह से हो रहा है, बिलिरुबिन की वजह से हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि बिलिरुबिन का एक मेटाबॉलिज्म होता है पर्टिकुलर, वही हमको देखना है। जॉन्डिस में यही इंपॉर्टेंट है कि बिलिरुबिन जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे हो रहा है, तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, ये कहाँ फंस गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं कि इसका बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो यहाँ लिख देते हैं बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है कि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सोर्स, पहला हो गया सोर्स। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट। तीसरा जो होता है इसके अंदर होता है हेपेटिक फेज, यानी कि जो लीवर में फेज चलता है। ठीक है, हेपेटिक फेज। और जो चौथा होता है वो होता है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज, यानी कि ये 4 चीज़ें जो हैं ये बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म के अंदर ये मार्क बाई होती हैं, यानी मार्क होता है इससे। अब इन्हीं चारों चीज़ों को हमको स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो कैसे होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है आपका सोर्स, तो यहाँ डाल देते हैं नंबर 1 और सोर्स देखते हैं। ठीक है, सोर्स हमको देखना है। तो सोर्स के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। अब अगेन हमको कैटाबॉलिज्म जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म हमने बहुत स्टार्टिंग में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म एंड व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म। फिर भी हम बता देते हैं कैटाबॉलिज्म इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक, बाकी आप खुद ही इतने स्मार्ट हैं कि आपको पता रहेगा कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या होता है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, झंडे कलर लेके चलते हैं। ठीक है, सोर्स क्या होता है कि हाँ ग्रीन और ऑरेंज है, तो ऑब्वियसली हमारा ट्राई कलर फ्लैग केसरिया। ठीक है, तो सोर्स क्या होता है, ठीक है, सोर्स क्या, ठीक है, सोर्स क्या होता है, सबसे पहले हमारा कैटाबॉलिज्म होता है हीमोग्लोबिन का। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की भी स्पेलिंग आपको वेरी मिलेगी अलग अलग जगह। हीम HEME, ठीक है, HAEM, HEAM, कुछ भी मिलता है, हर जगह अलग अलग मिलता है, सब एक ही है, सब सही है। तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के कैटाबॉलिज्म के अंदर जब हीमोग्लोबिन का कैटाबॉलिज्म होगा तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होगा। तो क्या क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, RBC सेल्स डिस्ट्रक्शन। RBC सेल्स डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और RBC सेल्स का डिस्ट्रक्शन कितने दिन पे होता है, आफ्टर 120 डेज। आफ्टर 120 डेज यानी 120 दिन के बाद RBC सेल्स जो हैं उनका हो जाता है डिस्ट्रक्शन। और ये कहाँ पे होगा, RE सिस्टम के अंदर होगा, जिसको कहा जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसके बारे में भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो 120 डेज, आफ्टर 120 डेज इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ब्रैकेट में लिखते हैं RES। ठीक है, RES में क्या होता है, RBC सेल्स का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। अब
आरईएस कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे बोन मैरो में, हमारे स्प्लीन में और हमारे लिवर में, यानी कि बोन मैरो, स्प्लीन और लिवर, इन 3 जगह पे आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। तो आरईएस के आगे हम करके लिख देते हैं यहाँ पे क्या क्या? बोन मैरो, ठीक है, लिवर एंड स्प्लीन एंड स्प्लीन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि 120 दिन के बाद ये जो है ये वो हो गया, डिस्ट्रॉय कर गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो डिस्ट्रॉय किया रहता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो डिस्ट्रॉय किया रहता है, तो अब ये क्या होता है कि अब इसके अंदर कुछ कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन कैसे होता है कि कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इनका डिस्ट्रक्शन हुआ, तो अब यहाँ डिस्ट्रक्शन से जो हमारा हीम होता है, जो हमारा हीम होता है, ये डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे ऐसे रो बना दे रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के बाद जो हीम होता है, ये हीम जो होता है ये कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में। सबसे पहले इसमें कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कैसे होता है? ये बिलीवर्डिन में हीम ऑक्सीजनेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे भी हम इसको कलर चेंज करके लिख ले रहे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हीम ऑक्सीजनेज, हीम ऑक्सीजनेज। ये हीम ऑक्सीजनेज यहाँ पे काम करता है, और इसके अलावा यहाँ पे NADPH भी काम करती है, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो ये भी काम करता है। ये क्या करेगा? ये चेंज करके हीम को बिलीवर्डिन में डालेगा, ठीक। उसके बाद फिर बिलीवर्डिन जो है वो चेंज होता है किसके अंदर? बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन में चेंज होगा। और ये कैसे बिलीरुबिन में चेंज होगा? यहाँ पे एक और एंजाइम जो है वो काम करेगा, इस एंजाइम का नाम है बिलीरुबिन रिडक्टेज। बिलीरुबिन रिडक्टेज ये जो है यहाँ पे काम करेगा, और इसके काम करने की वजह से, ठीक है, ये यहाँ पे काम करेगा, और इसके काम करने की वजह से जो हीम है बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद अब क्या होगा कि ये बिलीरुबिन जो है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हिपैटोसाइट में, हिपैटोसाइट यानी कि लीवर सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर जाएगा। और लीवर सेल्स में ये अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहता है। अनकॉन्जुगेटेड यानी कि जुड़ा नहीं रहता है, अभी फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है। लीवर के अंदर ये यहाँ लिख लेते हैं, कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में ये लीवर में जाएगा। लीवर यानी कि जो हमारे हिपैटोसाइट है लीवर सेल्स के अंदर, वहाँ जाएगा। अब वहाँ जाके ये अपना काम करेगा। तो एक तो ये चीज़ समझ में आया, ठीक है, एक ये हो गया कि इस तरह से ये काम करता है। एक दूसरा भी इसका जो है 2 केस चलता है, एक तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म हो गया, दूसरा एक और केस चलता है। तो दूसरे केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि दूसरे केस के अंदर क्या होता है। अब दूसरे केस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर, एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले एक लिख लेते हैं हम 80 से लेकर 85% बिलीरुबिन, ठीक है। तो एक तो हमने बोला कि कैटाबॉलिज्म होके यहाँ पे भी होता है, और दूसरा क्या होता है कि एक तो ये पाथवे आ गया कि पहले कैटाबॉलिज्म हुआ हीमोग्लोबिन का, फिर आरबीसी से डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर ये हीम के अंदर हुआ, फिर ये वाला प्रोसेस हुआ, ये जिसको हम कहेंगे प्रोसेस 1। एक दूसरा प्रोसेस भी होता है कि यहाँ से आरबीसी सेल जो डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है बिलीरुबिन का, वो करीब करीब कितना होता है? 80 to 85%। ये दूसरा हम एक बात से बता रहे हैं कि 80 to 85% बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर जो रिमेनिंग जो इसके अंदर पार्ट होता है, यानी कि 15 से 20% जो बचे रहते हैं, उनका क्या होता है? तो यहाँ लिख सकते हैं
ठीक है। तो जैसे कि पहले केस में हमने बताया कि ये, दूसरे केस में बताया कि 80 से 85% बिलिरुबिन जो होता है वही इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्ट होता है। बाकी रिमेनिंग जो 15 से 20% जो होते हैं उनका क्या होता है, तो रिमेनिंग लिख लेते हैं, रिमेनिंग 15 to 20% जो होते हैं उनका क्या होता है। तो इनका क्या होता है कि ये जो होते हैं ये नॉन हीमोग्लोबिन पिगमेंट के फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग 15 से 20% होते हैं इनको हम लोग कह सकते हैं नॉन हीमोग्लोबिन पिगमेंट। नॉन हीमोग्लोबिन पिगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो नॉन हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं इनको हम लोग कहते हैं मायोग्लोबिन कैटलेज। क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कैटलेज, इनको कहते हैं क्या, मायोग्लोबिन कैटलेज। तो जैसे हमने बताया कि ये जो है पहला था कि आरबीसी सेल्स जो है वो जो 80 से 85% जो है वो तो खैर वो हो गया तुम्हारा, मतलब चला गया उधर। ठीक है, हीम के फॉर्मेशन में। बाकी जो 15 से 20% बचे वो नॉन हीमोग्लोबिन पिगमेंट में जैसे क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जिनको कहते हैं हम लोग मायोग्लोबिन कैटलेज, और या फिर इसको हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम्स। या फिर क्या बोलते हैं इनको हम लोग, साइटोक्रोम्स कहते हैं। ठीक है, अब ये साइटोक्रोम्स में हो गए तो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होने के बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया एक्सक्रीट आउट हो गया। तो ये था सोर्स एक तरह से कि किस तरह से क्या हुआ, कैसे जो है ये बिलिरुबिन हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है। अच्छा, NADPH का फुल फॉर्म देखो हमने नहीं बताया था, तो इसका फुल फॉर्म जो है NADPH का फुल फॉर्म जो है वो भी लिख के आप लोग याद कर लें। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, इसे आप लिख लें। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि आगे फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फिर इसका हेपेटिक फेज के अंदर क्या चलता है, और इसके अलावा फिर इंटेस्टाइनल फेज क्या होता है। तो इस तरह से ये जो जॉन्डिस है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी एंड द लेटर थिंग्स एंड द एक्स्ट्रा एंड द or I can just say the other things you will get it from slide. I will share the slide into the group and from there you will get the extra information like its etiology and its medication and जो भी है वो चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। वीडियो में बेसिकली किस पे हमको फोकस करना है, हमको पैथोफिजियोलॉजी देखनी है कि ये हो कैसे रहा है, बेसिकली द पॉजिटिव फैक्टर कॉज ऑफ दिस डिजीज। बेसिकली I want to discuss only this into this videos tutorial. ठीक, okay, then meet in the next classes. Thank you very much and have a nice day.